नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई पर काम क्यों नहीं करता, या फिर अगर हम उस ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें तब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मालूम होगा हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम दो कुंडली को या फिर दो कॉइल को एक साथ रख दें और किसी एक कॉइल में हम एसी करंट फ्लो कराएं या फिर अल्टरनेटिव करंट फ्लो कराएं तो उसके द्वारा एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मतलब ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऐसा एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के संपर्क में जो हमारे पास में रखी दूसरी कुंडली आती है, फिर दूसरी कॉइल आती है, तो उस कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी भी कॉइल में अल्टरनेटिव करंट फ्लो कराते हैं, फिर ऐसी करंट फ्लो कराते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, तो उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि उस करंट की वैल्यू के चेंज होने के अकॉर्डिंग ही मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। मतलब हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके अंदर जो जनरेट किया गया मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी बार बार चेंज होती रहेगी। इसको हम वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो उसके पास में रखा कोई भी कंडक्टर, वो कॉइल हो या फिर कोई भी कंडक्टर हो, अगर उसके पास में रखा कोई भी कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी सप्लाई पर कैसे काम करता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। तो जैसे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो एसी सप्लाई है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू भी अल्टरनेटिव होगी या फिर बार बार चेंज होती रहेगी। और जब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करता है या फिर कट करता है तो हमारी जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। जो डी फाई बाई डी टी ये हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। ये तो होगा अगर हम अपने ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारे सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें हमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट तो होगा, पर उसका जो जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है उसका जो करंट होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इस तरह से हमारा जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो हमारा ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर क्या होता है दोस्तों, E इजिकल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो हमारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है दोस्तों उसका नेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो डी फाई बाई डी टी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो अगर हम इस इक्वेशन में डी फाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करें तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या है दोस्तों, वो जीरो है। इस तरह से हमारा जो ईएमएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमें ये मालूम होगा कि हम ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमारे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत होती है। अब इतनी बात से ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी सप्लाई पर कोई भी आउटपुट नहीं देगा। दोस्तों अब हम देखते हैं अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग जो होती है एक तरह की कॉइल है। दोस्तों जो कॉइल होता है उसमें क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। दोस्तों इम्पीडेंस क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो कॉइल है तो उसमें इंडक्टेंस भी होगा और थोड़ा बहुत रिएक्टेंस भी होगा। तो दोस्तों इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू रूट में रेजिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस का स्क्वायर। इंडक्टेंस को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं, हम एक्स एल से डिनोट करते हैं। दोस्तों हमारा इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, इंडक्टेंस बराबर होता है 2 पाई एफ एल। दोस्तों जहाँ पे एफ क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो डीसी सप्लाई है और डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी क्या होती है दोस्तों, वो जीरो होती है। इस तरह से अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एक्सएल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर रूट में। अगर इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर।
तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा था, हमें जो करंट की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, कि हमारा जो करंट होता है रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम होती है, करंट बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ऐसे जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हीट हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हीट होके फूक जाएगी या फिर जल जाएगी। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है डीसी सप्लाई पर कोई भी आउटपुट नहीं देता है, और हमारी जो डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण हमारी जो वाइंडिंग होती है या फिर हमारी जो कॉइल होती है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है, और हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो फूक जाती है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं।